तो आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि कैसे जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है मशीन्स में। बहुत कॉमनली हम इसको पढ़ते हैं इंडक्शन मोटर के केस में, सिंक्रोनस मोटर के अंदर भी इसके बारे में पढ़ते हैं, जो कॉमन इसके एप्लीकेशंस हैं। तो सिंगल फेज जो हमारी इंडक्शन मोटर है उसमें हम पढ़ते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती है, लेकिन थ्री फेज में प्रोड्यूस होती है। तो ये उसी का ही जो है बेसिक है, थ्योरी है, जो आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो सिंगल फेज से स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो सिंगल फेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो अल्टरनेटिंग, मतलब सिंगल फेज जो वो है मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है ड्यू टू सिंगल फेज एसी, वो उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो रोटेटिंग फील्ड कंपोनेंट्स में। ठीक है, जैसे ये जो डायग्राम है इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग जो फील्ड जो प्रोड्यूस हुई थी उसको OA1 और OA2, ठीक है, दो जो हैं कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया इसको। तो एम्पलीट्यूड जो है हाफ, और रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और स्पीड सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड कौन सी, ये इसका फॉर्मूला 120F/P, ये हम आगे करेंगे। ठीक है, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं फेरारीज प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू फेरारीज प्रिंसिपल, द alternating magnetic field can be resolved into two rotating field of half its amplitude and rotating in opposite direction at synchronous speed। इसके बाद में दोनों क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं, किसी भी एक इंस्टेंट पे हम मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, इतने एंगल पे ये रोटेट हो गए हैं, लेकिन दोनों ऑपोजिट हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा दोनों का, इनका जीरो आ जाता है। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग फील्ड जो है सिंगल फेज जो सप्लाई से प्रोड्यूस हुई थी अल्टरनेटिंग फील्ड, वो बेसिकली रोटेटिंग नहीं होती है, वो खाली पल्सेटिंग होती है, पल्स की फॉर्म में 0 1 के अप्रॉक्सीमेट जो इस वैल्यू पे ही रहती है। तो रोटेटिंग फील्ड सिंगल फेज सप्लाई की वजह से सेटअप नहीं होती है। ठीक है, अब हम आते हैं टू फेज के केस में। तो टू फेज के केस में जो फिगर, जो फर्स्ट वाला जो फिगर है इसमें, यहाँ हमने एक फेज लिया है ए और एक लिया है बी। तो ए एक्स एक्सिस के अलोंग है और बी वाई एक्सिस के अलोंग है। अब सेम यही फेरारीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम जो है इसको रिजॉल्व करते हैं, हर एक फेज को, ए को जो A1 और A2, ठीक है, मतलब A1 और फ्रॉम ओ द ओरिजिन जहाँ से है, तो OA1 एंड OA2 दो कंपोनेंट्स हमने इसको रिजॉल्व कर लिया है। ठीक है, इसी तरह से OB1 और OB2, ये बी फेज को भी हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब एक इंस्टेंट लेते हैं, क्योंकि ये दोनों, हाँ, दोनों जो सप्लाई है दोनों फेज में नहीं है, आउट ऑफ फेज, मतलब ए और बी दोनों इन फेज नहीं है, एक फेज में नहीं चल रहे हैं, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है 90 डिग्री, एक्स एक्सिस के अलोंग जो ए है और वाई एक्सिस के अलोंग जो बी है। ठीक है, अब हमने इन दोनों को रिजॉल्व किया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हाँ, ये 90 डिग्री जो फेज बी है, 90 डिग्री इसका जो है फेज आगे है, सॉरी, फील्ड जो बी था उसके अलावा जो बी फेज में प्रोड्यूस किया फील्ड, वो 90 डिग्री क्या है, आगे है। तो जब करंट कॉइल ए में मैक्सिमम होगा, तो कॉइल बी में जो करंट होगा वो 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री जो है उससे बिहाइंड होगा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू से। ठीक है, यही होता है ना हमारा जो अल्टरनेट फेज डिफरेंस होता है, कि दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे इसमें दोनों करंट हैं अल्टरनेटिंग OA और OB वाले जो हैं, वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अलग अलग इंस्टेंट पे अटेंड करते हैं। तो इंस्टेंट कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसी तरह से इसके जो कंपोनेंट्स हैं OB1 और OB2, जो बी फेज के जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये रोटेट होंगे 90 डिग्री से। ठीक है, तब जाकर ये जो एक्सिस, कॉइल बी के एक्सिस पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो इस इंस्टेंट पे जब करंट ए जो है मैक्सिमम है, करंट इन कॉइल ए, तो OB1 एक्स एक्सिस के अलोंग है, मीन्स OX के अलोंग है, और कंपोनेंट OB2 वाई एक्सिस के अलोंग है। तो ये जो इस डायग्राम में हमने सेकंड जो केस है
इसमें हमने देखा है ये क्यों हुआ है, क्योंकि 90 डिग्री फेज जो है डिफरेंस की वजह से दोनों सप्लाई के बीच में। तो अब हम आगे देखते हैं कि दोनों दो जो कंपोनेंट थे OA2 एंड OB2, ये दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है रोटेट कर रहे हैं। वेलोसिटी दोनों की सेम है, एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन डायरेक्शन जो है इनकी एक दूसरे से अपोजिट है। देखिए OB2 किस डायरेक्शन में है, OA2 दोनों साथ नहीं है, लेकिन इसके दूसरे साइड हम देखते हैं OA1 एंड OB1 दोनों एक्स एक्सिस पे ही हैं और दोनों साथ साथ ही रोटेट हो रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, और सेम वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो इन दोनों की डायरेक्शन जो है आपस में सेम है, तो इसलिए OB1 एंड OA1 दोनों ऐड हो जाएंगे एंड OA2 एंड OB2 दोनों क्या है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो दोनों अब जो है हमें सेम डायरेक्शन में, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहे थे A1 और B1, ये रोटेटिंग फील्ड सेटअप होगी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कब हुआ है, जब हमारे पास दो फेज हैं और दोनों फेज में फेज डिफरेंस है, ठीक है, इसमें 90 डिग्री फेज डिफरेंस है। तो ये जो रिजल्टेंट रोटेटिंग फील्ड है इसका डायरेक्शन जो है वो यही रहेगा जो OA1 एंड OB1 का था, मतलब जो है एंटी क्लॉकवाइज है। अब यही अगर हम इनके डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, सप्लाई की डायरेक्शन को, ए और बी जो कॉइल्स थी उनमें जो करंट आ रहा है उसको रिवर्स कर दें, तो क्या होगा, हमारी फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। यही प्रिंसिपल हम आगे देखेंगे कि हम मोटर को रिवर्स कैसे कर सकते हैं, जब ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर, ठीक है। इसी का ही एक और मेथड है जिसमें हम इसको स्टडी करते हैं स्टेटर और रोटर के केस में, ठीक है। ये सप्लाई जो है अब हमने स्टेटर पे लगाई है और इसके साथ में ये जो डायग्राम है, जो फर्स्ट डायग्राम के अंदर स्टेटर रोटर का डायग्राम है, और वाइंडिंग जो शो किए हैं, वैसे वाइंडिंग जरूरी नहीं है कि इसी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड हो, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मोटर। इंडक्शन मोटर है उसमें तो वाइंडिंग जो है थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन यहाँ पे बस ये एग्जांपल समझने के लिए हमने इसको जो है इस टाइप से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब जो वो जो कंडक्टर्स शो किए हैं उसमें करंट की डायरेक्शन के लिए डॉट और क्रॉस, ये डायरेक्शन जो है इसमें हमने इंडिकेट किया है, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास दो सप्लाई आ रही हैं A एंड B, ठीक है। तो A जो है, अब साथ वाले डायग्राम में देखते हैं इंस्टेंट वन पे क्या है, A जो है मैक्सिमम वैल्यू पे है लेकिन B वो ज़ीरो पे है। तो इसलिए हमने जो कॉइल B जहाँ पे दिखाया वहाँ पे डायरेक्शन इंडिकेट नहीं किया, क्योंकि इसमें करंट अभी ज़ीरो है इस इंस्टेंट पे, दोनों अल्टरनेटिंग है, ठीक है। तो करंट में जो है A में मैक्सिमम है। अब ये जो करंट है इसने अपना जो वो है फ्लक्स प्रोड्यूस किया है, ये नेक्स्ट हम केस में देखते हैं, फर्स्ट केस में, ठीक है। ये जो अपर जो डॉटेड सर्कल है फर्स्ट डायग्राम में, ठीक है, यहाँ पर ये अपर और लोअर, ठीक है, मतलब ये ऐसा बिहेव करेगा जैसे एक पोल नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इंडिकेट किया है, मतलब बी कॉइल में एक तरफ को नॉर्थ पोल बन गया है, एक साइड में साउथ पोल बन गया, राइट साइड में साउथ पोल और लेफ्ट साइड में नॉर्थ पोल, ठीक है। क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय कॉइल ए में जो करंट था उसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है उसकी वजह से ये पोल क्या है इसमें इंड्यूस हो गए हैं, ठीक है। अब हमारा क्या रहता है, जैसे दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हैं, सेकंड इंस्टेंट पे आ गए आफ्टर 45 डिग्रीज, क्या रहता है कि जो ए जो था करंट आई ए जो था ए कॉइल में वो डिक्रीज होने लगा है और आई बी वाला इंक्रीज होने लगा है। तो पॉइंट बी पे हम देखते हैं तो करंट की जो वैल्यू है अब वो क्योंकि कम हो गई है मैक्सिमम से, ठीक है, तो वो करंट की रिजल्टेंट जो वैल्यू है वो कम हो गई 0.707 मैक्सिमम वैल्यू से, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग फील्ड में भी चेंज आएगा। और अब ए और बी दोनों में सप्लाई है, ठीक है, और कितना डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस 45 डिग्री, ये प्रीवियस डायग्राम में देखिए 45 डिग्री 1 और 2 के बीच में इंस्टेंट, ठीक है। इसी तरह से सेकंड जो हमारा डायग्राम है, ठीक है, इसमें ए और बी, देखिए सेकंड डायग्राम में कॉइल ए, तो करंट इन कॉइल ए एंड करंट इन कॉइल बी, इनकी जो फील्ड है दोनों की रिजल्टेंट जो फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो 45 डिग्री फर्स्ट केस से जो है
आगे मूव हो गई है। तो अब डॉटेड लाइन देखिए, ए और बी दोनों की फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, तो नेट जो फ्लक्स हुआ ए और बी दोनों तो कवर करेगा। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ पोल देखिए 45 डिग्री क्या है, रोटेट हो गया है एज कम्पेयर विद केस 1। तो इस तरह से जो फील्ड क्या है रोटेट हो रही है। थर्ड केस में देखिए एट इंस्टेंट 3 जो करंट इन आई बी था बी कॉइल में वो मैक्सिमम हो गया है और आई ए जो है वो मिनिमम हो गया है, जीरो हो गया है, ये कहना चाहिए हमें। आफ्टर 90 डिग्री मान लीजिए, क्योंकि इंस्टेंट 1 से 2 के बीच में 45 डिग्री और 2 से 3 के बीच में 45 डिग्री। अब सेम यही केस हमें यहाँ पे डायग्राम 3 में मिलता है कि जो टोटल जो फ्लक्स है मैक्सिमम है, ठीक है, एच, और ये ड्यू टू कॉइल बी की वजह से। अब हमारे सेम यही केस है जैसे वन था, केस 1 था, उसमें ए और बी के जो डिफरेंस था वो एग्जैक्ट रिवर्स हो गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी जो फील्ड सेटअप हुई है, एक्सट्रीम राइट वाला जो हमारा करंट था और एक्सट्रीम लेफ्ट डायरेक्शन अपोजिट थी, उसी तरह से फ्लक्स सेटअप हुआ और करस्पॉन्डिंगली नॉर्थ पोल बिल्कुल वर्टिकल, वर्टिकल नॉर्थ और साउथ इस तरह से पोल इंड्यूस हो गए हैं। ठीक है, सेम यही केस हमारा आएगा इसके बाद इंस्टेंट नंबर 4 पर, फिर इंस्टेंट नंबर 5 पर। तो हम ये देखते हैं इंस्टेंट 1 से लेकर 5 तक एक कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन हमारा मैग्नेटिक फील्ड का हो गया है। ठीक है, तो इसी टाइप से जो है ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेशनल हो गई है। कब हुई है? जब मिनिमम 2 फेजेस हैं। तो सिंगल फेज सप्लाई रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस नहीं करती है, लेकिन 2 फेज रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस करती है। चलिए आज के लिए इतना ही।